वेलकम अगेन टू माय न्यू ब्लॉग। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ अपनी LFT एंड KFT टेस्ट रिपोर्ट, जो कि ये 9th मंथ की हैं। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि ये टेस्ट में जो वैल्यूज आई थी वो कितनी हाई आई थी और किस रीज़न से मुझे जल्दी डिलीवरी करनी पड़ी। तो ये सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आप सभी वुमेन को हेल्प मिले जिसको मेरी जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है प्रेगनेंसी के दौरान। तो वीडियो को करते हैं शुरू। तो जब मुझे 8 मंथ चल रहा था, मतलब 8 मंथ कंप्लीट होने ही वाला था, कुछ दिन बचे थे, तो उस टाइम पे मुझे ना कुछ प्रॉब्लम होने लगी थी, लाइक ईचिंग। मतलब मुझे ना पूरी बॉडी में ईचिंग फील होती थी। मतलब दिन में तो ये बहुत ही कम फील होती थी, क्योंकि दिन में इसलिए भी कम फील होती है क्योंकि हम अपने कामों में क्या है बिजी रहते हैं, तो हमारा ध्यान जो है इस तरफ ज़्यादा नहीं जा पाता। और जब मैं सोने जाती थी रात को या दिन में कभी कभी आराम करने के लिए लेट जाती थी, तो उस टाइम पे मुझे बहुत ही ईचिंग फील होती थी। मेरा ज़्यादा ईचिंग आजकल क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है। तो उस टाइम पे क्या है, मैं ना नॉर्मल लेती थी इसको, मतलब निगलेक्ट करती थी कि चलो ठीक है, क्या पता हो जाती है प्रेगनेंसी में, क्योंकि इस बारे में इतनी नॉलेज थी नहीं, ना ही मैं नेट में ऐसा कुछ मैंने सर्च किया था। तो मतलब डे बाय डे ये प्रॉब्लम क्या धीरे धीरे बढ़ रही थी। ईचिंग मतलब बहुत ज़्यादा होती जा रही थी, कई बार मतलब दाने भी निकल आते थे बॉडी में, फिर ठीक हो जाते थे। तो उस टाइम में क्या था, 9th मंथ था और मुझे 9th मंथ में एक USG भी कराना था, मतलब 35 वीक का USG मुझे कराना था 9th मंथ में, जो कि मेरा लास्ट USG था। तो मैंने सोचा कि जब मैं USG कराऊंगी और जब मैं ये USG की रिपोर्ट अपनी गायनी को मतलब दिखाऊंगी कि इस रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल है या नहीं है, तो उसी टाइम पे क्या है, मैं अपनी ना बातें भी, ये चीज़ जो ईचिंग वाली प्रॉब्लम हो रही है वो डॉक्टर को शेयर करूंगी, डॉक्टर के साथ अपनी। तो ऐसा मैंने सोच लिया था। और कुछ टाइम बाद क्या था, 35 वीक मेरा स्टार्ट हो गया था और मुझे USG कराना था। तो USG की जब मैं रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाने गई, डॉक्टर ने बोला रिपोर्ट सब नॉर्मल है, और उन्होंने पूछा कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, क्योंकि आपका लास्ट मंथ अब मतलब स्टार्ट हो गया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। हर छोटी छोटी चीज़ को नोटिस करना, क्या हो रहा है, मूवमेंट नोटिस करना, कितनी मूवमेंट हो रही है डे में। तो ये सब चीज़ें उन्होंने मुझे कही थी। तो मैंने उस टाइम पे अपनी डॉक्टर को ये सब प्रॉब्लम बताई थी कि आजकल मुझे 5-6 दिन से क्या है, थोड़ी थोड़ी ईचिंग फील हो रही है, कभी कभी ज़्यादा होती है, कभी कभी नॉर्मल होती है। तो उन्होंने मुझे फिर कुछ टेस्ट बोले थे कराने के लिए, और उन टेस्ट का नाम था LFT टेस्ट एंड KFT टेस्ट, और कहा था जब आप ये टेस्ट करा लोगे तो इसकी रिपोर्ट मुझे दिखाने के लिए आना नेक्स्ट डे। जैसे कि आप सबको पता अब चल गया होगा कि जो LFT एंड KFT टेस्ट होते हैं वो रिलेटेड होते हैं लीवर से। मतलब ये पता चलता है इससे कि LFT एंड KFT टेस्ट ये पता चलता है कि जो हमारा लीवर है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। पहले तो हमारे लीवर का काम होता है, हमारे जो खाना होता है, हम जो खाते हैं उसको डाइजेशन में हेल्प करना। तो लीवर का काम होता है बाइल जूस बनाना। तो लीवर कई काम करता है, बाइल जूस भी बनाता है, एंड ब्लड को प्योरीफाई भी करता है, एंड जो हम खाते हैं उसको पचाने में भी हेल्प करता है। तो बहुत से ऐसे फंक्शन होते हैं जो लीवर करता है, तो जिनमें से एक है बाइल जूस। बाइल जूस को हम पित्तरस भी कह सकते हैं हिंदी में। तो बाइल जूस को जब वो बनाता है तो वो बनाकर आगे की तरफ भेज देता है। आगे की तरफ मतलब पित्ताशय, जो पित्ताशय को हम गॉल ब्लैडर भी कहते हैं, गॉल ब्लैडर में वहाँ वो बाइल जूस क्या है स्टोर रहता है। गॉल ब्लैडर कहाँ होता है, जो लीवर होता है उसके जस्ट पीछे एक छोटी सी थैली होती है जिसे गॉल ब्लैडर कहते हैं हम। तो वहाँ पे वो पित्तरस बाइल जूस स्टोर रहता है, और वहीं पे स्टोर रहकर वो धीरे 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 हमारे जो आंतें होती है, छोटी आंतें बड़ी होती है, जैसे कि हमने स्कूल में भी पढ़ा है छोटी आंत बड़ी आंत, तो जो वो आते होती है वो बाइल जूस धीरे धीरे उन तक पहुंचता है, और वहाँ पे उनका काम होता है हमारे जो खाना होता है उसको पचाने में धीरे धीरे हेल्प करना। ठीक है। बट कई बार क्या होता है, जब हम प्रेगनेंसी होती है, हमको प्रेगनेंसी में जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो एस्ट्रोजन लेवल है वो बहुत हाई रहता है, तो जिसके कारण जो ये लीवर का ये फंक्शन नॉर्मली होता है वो वर्क नहीं कर पाता है। मतलब ना तो वो जो बाइल जूस होता है ना वो गॉल ब्लैडर में भेजता है न सही से, और ना ही वो गॉल ब्लैडर से हमारी आंतों तक पहुंच पाता है। तो ये जो वर्क होता है लीवर का वो एकदम डिसबैलेंस हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में प्रेगनेंसी के टाइम पे एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है। उसमें क्या होता है, वो बाइल जूस
गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है, स्टोर है कि उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो हमारी जो आंतें होती है वहाँ तक वो जूस नहीं ट्रांसफ़र नहीं हो पाता, वो वहीं पे ही स्टोर रहता है और स्टोर रहता है। तो अब उसको आगे जाने की जगह तो हमारी नहीं मिल रही, मतलब आंतों तक जब वो नहीं पहुंच पा रहा है तो कई बार होता है वो पीछे की साइड चला जाता है और धीरे धीरे जो हमारा ब्लड है वो उस ब्लड में क्या है मिक्स होने लगता है। धीरे धीरे जब वो ब्लड में मिक्स होने लगता है तो उसका रिजल्ट क्या निकल कर आता है हमारी बॉडी में कि हमें प्रेगनेंसी के टाइम पे ईचिंग जो है फील होने लग जाती है। तो मेन रीज़न यही होता है हमें इचिंग फील होने का कि हमारा लिवर जो है, इंटरनल लिवर हमारा सही से वर्क नहीं कर पा रहा है। इसी कारण से हमको अपनी बॉडी में इचिंग फील हो रही है और जो कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम लगाने से कंट्रोल में नहीं आ रही है। नॉर्मली वैसे तो इचिंग आपको जैसे आपका टमी का साइज बढ़ता है उस वजह से भी होती है, बट इसमें क्या होता है हमें पेट में खुजली होती है और उसमें कोई क्रीम लगा लो या नारियल का तेल लगा लो तो कुछ टाइम के लिए रिलीफ मिल जाता है। बट अगर लिवर हमारा डिसबैलेंस हो गया है, उसका वर्क करना डिसबैलेंस हो गया है और तो उसकी वजह से जो हमको इचिंग होती है उसमें अगर हम कोई भी मॉइस्चराइजर लगा देते हैं या कोई भी ऑयल लगा देते हैं या कोई भी क्रीम लगा देते हैं तो वो इचिंग कंट्रोल में नहीं आती है, वो धीरे धीरे क्या है बढ़ती जाती है। ठीक है, क्योंकि अंदर उसको जो हमारा बाइल जूस है वो धीरे धीरे गाढ़ा होता है और हमारे जो है ब्लड में उसकी जो मात्रा है वो बढ़ती जाती है। तो इसी रीजन से हमें इचिंग फील होने लगती है। तो अगर आपको भी थर्ड ट्राइमेस्टर में, क्योंकि मेनली जो है ये प्रॉब्लम आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में ही फील होगी, क्योंकि मुझे भी 8 मंथ में फील होती थी। बहुत रेयर चांस होते हैं कि आपको सेकंड ट्राइमेस्टर में भी ये प्रॉब्लम फील हो। समटाइम वुमेन को हो जाती है सेकंड ट्राइमेस्टर भी, बट मोस्टली जो होती है ये थर्ड ट्राइमेस्टर में ज़्यादा फील होती है, जिसमें हमको सोते समय ज़्यादा ये ईचिंग फील होती रहती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है हम सही से सो भी नहीं पाते हैं, बहुत गुस्सा आता है, ये ईचिंग क्यों नहीं रुक रही, मन करता है एकदम कोई नुकीली चीज़ से अपनी बॉडी को मतलब खुजली करे तेज से, तो ऐसे कुछ मन करता है उसमें। तो आप मेरे को जब ये प्रॉब्लम हुई थी तो मुझे ज़्यादा ईचिंग मेरी पीठ में होती थी, पीठ में बहुत ज़्यादा ईचिंग फील होती थी मेरे को। तो इसलिए फिर जब डॉक्टर ने मुझे ये टेस्ट बोले तो उन टेस्ट को जब मैंने कराया तो उसमें कुछ वैल्यूज़ जो हैं बढ़कर आई थी। तो चलिए मैं आपको मेरे ये 3 LFT टेस्ट की रिपोर्ट्स हैं, तो इसके थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी और समझाने की भी कोशिश करती हूँ। तो जब मेरे को ये प्रॉब्लम हुई थी एंड जब मैंने USG की रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाई थी और उसी समय जब डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बताई थी तो डॉक्टर ने मुझे तुरंत मतलब LFT टेस्ट कराने के लिए कहा था। तो ये वो टेस्ट है और ये पहला टेस्ट हुआ था मेरा 24 जुलाई का। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे 1 वीक के बाद इसी टेस्ट को रिपीट करवाने के लिए कहा था। फिर 24 जुलाई के बाद ये टेस्ट हुआ था मेरा 1 अगस्त को। तो 1 अगस्त के बाद मतलब जो वैल्यू जो थी कंट्रोल में नहीं आई थी, तो उसके बाद डॉक्टर ने मुझे एडमिट होने के लिए एक डेट दे दी थी। और उस डेट में जब मैं एडमिट हुई थी तो एडमिट होने वाले दिन मतलब कि 8 तारीख को जब मैं एडमिट हो गई थी तो उस दिन डॉक्टर ने मुझे फिर से ये सारे टेस्ट रिपीट कराए थे। तो ठीक है, तो सबसे पहले जो मेरा 24 जुलाई को हुआ था उस तरफ चलते हैं। तो ये 24 जुलाई 2021 का टेस्ट है और ये टेस्ट मैंने करा था शाम के टाइम में कराने गई थी, अपने घर के पास ही था तो वहीं पे कराने गई थी। तो लीवर फंक्शन टेस्ट है, ये LFT टेस्ट है और इस टेस्ट में ये जो सारे पैरामीटर्स होते हैं ये लीवर से रिलेटेड होते हैं। इन सब की जो वैल्यूज़ होती है वो बहुत मायने रखती है। और ये पीछे है KFT किडनी फंक्शन टेस्ट है, तो इसमें भी किडनी से रिलेटेड जितने सारे पैरामीटर्स हैं उन सब की इसमें वैल्यू बताई हुई है। तो चलिए LFT के बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो LFT मेरा टेस्ट हुआ था उसमें ये सारी वैल्यूज़ थी और जो ये जितनी वैल्यूज़ थी वो रेफरेंस रेंज थी उनके अंदर थी। बट जो ये SGOT एंड SGPT की जो वैल्यू है वो रेफरेंस रेंज जो है उससे थोड़ी सी ऊपर चली गई। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो SGOT की जो मेरी वैल्यू आई थी वो 109.30 आई थी और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 5.0 से 42 के बिटवीन। ठीक है, तो वैसे ही जो SGPT है उसकी वैल्यू भी 97.52 आई थी और इसकी जो रेफरेंस रेंज है वो है 6.0 to 55.0। ठीक है, तो
ये दोनों रेफरेंस जो वैल्यू है उससे ऊपर चली गई थी ये वैल्यू, तो इसलिए ये बोल्ड दिखा रखा है, बोल्ड करके, तो ये हाईलाइट हो रखा है। और उसके अलावा डॉक्टर ने मुझे इन 2 चीज़ों के बारे में ही मतलब बोला था कि ये सारे इसमें से आपकी 2 वैल्यू हैं, उनकी रेफरेंस वैल्यू से जो है ऊपर आ रखी है, तो आपको कुछ मेडिसिन देते हैं कि जिससे ये वैल्यू मतलब डाउन हो जाए और आपको ईचिंग की प्रॉब्लम ना हो। तो उन्होंने मुझे 1 वीक का टाइम दिया था और कहा था कि 1 वीक के बाद आप ये दवाई खाते रहना और 1 वीक के बाद इसी टेस्ट को आपने रिपीट करवाना है। तो जब अब मेरे को दवाई खा के ये टेस्ट रिपीट करवाना था, और यहाँ पे जो मेरा KFT टेस्ट है वो नॉर्मल है, इसमें डॉक्टर ने मुझे सब नॉर्मल बोला था। मेन प्रॉब्लम मेरी SGOT एंड SGPT में आई थी। तो ठीक है, तो ये है 24 जुलाई की बात। और जब मैंने 1 वीक की मेडिसिन खाई और जब 1 वीक के बाद मतलब जब मैं 1 अगस्त को ये टेस्ट रिपीट करवाने के लिए गई थी, तो कंट्रोल मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट ही टेस्ट हुआ था। तो और 1 अगस्त को मेरा जो हीमोग्लोबिन है वो 10.3 हो गया था। मतलब इससे पहले मेरा जो हीमोग्लोबिन था वो 12 के बीच तक रहता था और 12 ही रहता था, तो ये 10.3 हो गया था। तो यहाँ पे भी डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपको अब अपना हीमोग्लोबिन के ऊपर ध्यान देना है, इसको अपना बढ़ाना है। उन्होंने कुछ मुझे इसके लिए मेडिसिन तो नहीं दी थी, बट उन्होंने बोला था आप डाइट वगैरह लोगे अच्छी तो ये कंट्रोल हो जाएगा, मतलब थोड़ा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ये सारे मेरे टेस्ट हुए थे, कंप्लीट ब्लड काउंट जिसमें हीमोग्लोबिन के सारे टेस्ट हैं, तो इन सब में जो रेंज थी वो सब नॉर्मल थी। उसके बाद ये प्लेटलेट काउंट टेस्ट, PCT, PWD, ये सब टेस्ट जो थे मेरे उस समय नॉर्मल थे। बस एक तो मुझे डॉक्टर ने बोला था हीमोग्लोबिन का उसको थोड़ा सा आपने बढ़ाना है, और दूसरा इसमें फिर वही डॉक्टर ने SGOT एंड SGPT की रेंज देखी थी। तो यहाँ पे ये सब टेस्ट हुए थे, क्योंकि CBC टेस्ट जब होता है तो ये सारे टेस्ट उसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं LFT में। तो क्या हुआ था आप देख सकते हैं, जब मैंने 1 वीक की मेडिसिन ले ली थी, तो यहाँ पे आप जैसे देखते हो जब मेरा 24 जुलाई को जो टेस्ट हुआ था उसमें 109 एंड 97 की ये वैल्यू थी। और दवाई खाने के बाद जब मैं मेडिसिन खाती थी और 1 वीक के बाद जब मैंने दोबारा टेस्ट कराया तो ये और भी वैल्यू मतलब ऊपर हो गई, मतलब डाउन नहीं हुई ना ही कंट्रोल हुई, मतलब ये वैल्यू जो है बढ़ती चली गई, मतलब मेडिसिन से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसमें डॉक्टर ने मुझे कहा था कि ज़्यादा देर नहीं करनी है, तो अब हम आपको क्या करते हैं डिलीवरी के लिए एडमिट होने के लिए हॉस्पिटल में डेट दे देते हैं। तो उन्होंने मुझे डेट दे दी थी 8 अगस्त की कि आपको 8 अगस्त को 12 बजे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना है। तो इसके लिए आपको 10 बजे के आसपास हॉस्पिटल में आ जाना है, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जब मैं एडमिट हो गई थी हॉस्पिटल में, तो फिर से मेरे ये सारे CBC टेस्ट जो थे फिर से रिपीट कराए गए, क्योंकि उस दिन डिलीवरी होनी थी। तो डॉक्टर मतलब अपने तरफ से श्योर होना चाहते थे कि कौन सी पैरामीटर्स कैसे कैसे ज़्यादा डाउन है या ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर ही डॉक्टर डिलीवरी मतलब डिसीजन लेते कि डिलीवरी C-सेक्शन होनी है या नॉर्मल करनी है। तो ये सब चीज़ें डॉक्टर देखते हैं इस टेस्ट के दौरान। तो यहाँ पे CBC टेस्ट में मेरा हीमोग्लोबिन जो 1 अगस्त को जब मैंने कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट कराया था, तो 1 तारीख के टाइम पे ये मेरा हीमोग्लोबिन 10 पॉइंट था। ठीक है, तो और 1 वीक के बाद जब मैंने टेस्ट रिपीट करवाया था, मतलब कि जब मैं एडमिट हो गई थी उस दिन जब हॉस्पिटल में सारे टेस्ट हुए थे, तो उस वक्त ये 11.4 थी। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि मैंने 1 वीक के अंदर अपना हीमोग्लोबिन कैसे मतलब 1 पॉइंट बढ़ा दिया, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था अगर आप अच्छी डाइट लोगे तो ये बढ़ सकता है। इसके लिए कोई अलग से मेडिसिन नहीं देंगे, क्योंकि अभी आपका 10 है, मतलब कंट्रोल लाइन में है, ज़्यादा डाउन भी नहीं। अगर डाउन होता तो हम आपको मेडिसिन देते, बट ये कंट्रोल लाइन में है। तो अगर आप कोशिश करते हो तो ये बढ़ सकता है, तो आप इसे बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो मैंने कुछ चीज़ें ऐसी खाई थी जिससे मेरा ये 1 वीक के अंदर ये बढ़ गया था, क्योंकि मेरे पास 1 वीक का ही टाइम था और बाकी इसमें सब नॉर्मल था। उसके बाद
अब आते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट में, कि जब हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले दिन जब ये टेस्ट हुए थे तो लीवर फंक्शन टेस्ट की वैल्यू क्या रही थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं SGOT एंड SGPT, और इनकी वैल्यू है 169 एंड 191। तो ये वैल्यू 1 अगस्त में जो कराए थे उस दिन जो वैल्यू थी उससे भी ज़्यादा बढ़ गई थी। आप देख सकते हैं नॉर्मल रेंज क्या है, 5 to 30 होनी चाहिए और 5 to 33 के बीच होनी चाहिए, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा है। तो डॉक्टर ने मतलब डिसाइड कर लिया था कि चलो इस दिन अब आपकी डिलीवरी हम करेंगे, और डिलीवरी के लिए उन्होंने मुझे पेन इंड्यूस करे थे। तो आप ये देख सकते हैं ये रिपोर्ट्स में जो है सारी जो वैल्यूज़ हैं ये SGOT एंड SGPT की किस तरीके से बढ़ी हुई है, और मेडिसिन के बाद भी ये जो वैल्यूज़ हैं वो डाउन नहीं हुई, ना ही कंट्रोल में रही, ये बढ़ती चली गई। तो गाइस यही मेन रीज़न था कि डॉक्टर ज़्यादा देर नहीं करना चाहते थे, बिकॉज क्योंकि ये होता है कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, जो हमारा ब्लड होता है और ब्लड के थ्रू ब्लड जो होता है वही ब्लड जो हमारे अंदर बेबी होता है उस तक ट्रांसफ़र होता है। तो अब इसके लिए ज़रूरी है कि उस ब्लड में कोई दिक्कत ना हो। बट जब हमें ईचिंग की प्रॉब्लम होती है, ये SGOT एंड SGPT की वैल्यूज़ बढ़ती है, LFT टेस्ट में कुछ गड़बड़ी आने लगती है, तो इसका मतलब क्या है, अंदर का लीवर जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है, और हमारा कहीं ना कहीं जो ब्लड है वो थोड़ा गंदा हो रहा है। गंदा आप कह सकते हो उसको, क्योंकि जो हमारा लीवर का काम होता है वो सही से नहीं हो पा रहा, और जो हमारा वो जूस होता है, बाइल जूस होता है, वो धीरे धीरे हमारे ब्लड में मिलता चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो ब्लड होता है वो प्योरीफाई सही से नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा थोड़ा गंदा होना शुरू हो जाता है, और वही ब्लड हमारे बेबी तक पहुंच रहा है। तो बेबी तक पहुंचने की वजह से ये बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। माँ के लिए तो हो ही होगा बट बेबी के लिए भी होता है। तो इसलिए डॉक्टर ने मुझे एडमिट होने की डेट दे दी थी, जबकि मेरी USG के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड ड्यू डेट थी 29 अगस्त। बट डॉक्टर ने मुझे 8 अगस्त को ही एडमिट होने के लिए बोल दिया था। और तो गाइस अगर आपकी भी ये ईचिंग प्रॉब्लम होती है तो आपको ये सोच के इसको नेगलेक्ट नहीं करना है कि प्रेगनेंसी है, होता है, नॉर्मल है, ये सोच के बिल्कुल भी आप इसको इग्नोर मत करना। बल्कि अगर आपको जैसे ये प्रॉब्लम फील होती है आपको तुरंत जो है डॉक्टर को दिखाना है। जैसे कि मेरे को ये प्रॉब्लम जब शुरू हुई थी मैंने 5-6 दिन के बाद ये डॉक्टर को दिखा दी थी। अगर मेरा USG नहीं होता तो शायद मैं डॉक्टर के पास ये प्रॉब्लम नहीं बता पाती। वो तो अच्छा है कि मेरे उस समय USG की रिपोर्ट मैंने डॉक्टर को चेक भी करवानी थी, और लगे हाथ तो मैंने ये अपनी प्रॉब्लम डॉक्टर को बता भी थी। तो यही रीज़न था कि मैंने टाइम रहते जो है ये टेस्ट सारे मेरे हो गए। तो आपको मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगी कि अगर आपको ये प्रॉब्लम जैसे ही फील होने लगती है आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि जो नॉर्मल ईचिंग होती है वो कंट्रोल में आ जाती है आपके। बट जो ये लीवर से रिलेटेड ईचिंग जब आपको होने लगती है तो ये कंट्रोल में नहीं आती है, ये होती जाती है, ठीक है। और इसकी जो हमें नॉर्मल ईचिंग होती है वो हमें पेट में होती है, और जब लीवर हमारा प्रॉपरली वर्क नहीं करता है तो उससे रिलेटेड जब हमें ईचिंग होती है वो हाथों के हथेली में होती है, पैरों के तलवे में होती है, एंड बैक साइड पीठ में होती है। तो मुझे ज़्यादा होती थी ये बैक साइड पीठ में ज़्यादा होती थी, मुझे हाथों की हथेली एंड पैरों के तलवों में इतनी नहीं होती थी। बट मेरे बैक साइड जो पीठ है उसमें भी बहुत ज़्यादा ईचिंग होती थी, कभी कभार बाजू में होने लगती थी, बट ज़्यादा होती थी पीठ में, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। गाइस अब आपको पता चल ही गया होगा कि ये जो लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, जो KFT टेस्ट होता है, ये बहुत ही ज़रूरी होता है ये पता करने के लिए कि हमारा जो लीवर है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो गाइस इस रिपोर्ट को देख के आपको पता चल ही गया होगा कि मेरी LFT टेस्ट में जब रिपोर्ट्स में जो वैल्यूज़ कुछ पैरामीटर्स थे, SGOT एंड SGPT के जो पैरामीटर थे वो बढ़ते ही चले गए थे, कंट्रोल में नहीं आए थे। मतलब मुझे जो ईचिंग की प्रॉब्लम थी वो जैसे शुरू हुई थी धीरे धीरे वो बढ़ती ही जा रही थी, मुझे बहुत ईचिंग हो रही थी। मतलब मेरे को अपनी बॉडी से बहुत ही अजीब सी ईचिंग होती थी, क्या हो रहा है मेरी बॉडी के साथ। तो लास्ट मंथ में मुझे ये प्रॉब्लम होने लग गई थी, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोस्टली प्रॉब्लम आपको 8-9 मंथ या 3rd ट्राइमेस्टर में कभी भी हो सकती है। हो सकता है आपको पहले भी हो जाए, बट मुझे ये 3rd ट्राइमेस्टर में ही हुई थी। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको भी ये प्रॉब्लम होती है देन यू शुड हैव टू कंसल्ट विद योर डॉक्टर। आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है, आपको
तुरंत आपके डॉक्टर से मिलना है और डॉक्टर आपको ये 100% ये टेस्ट करवाने को कहेंगे और आपको कराना है। आपको रिस्क नहीं लेना, क्योंकि आप इस टाइम पे आप अपने लिए रिस्क नहीं ले रहे हो, आपके अंदर जो है एक छोटा सा बेबी है उसके लिए भी रिस्क हो सकता है। तो मतलब आपको ये टेस्ट 100% कराना चाहिए ताकि आपको प्रॉब्लम पता चल सके। उसके हिसाब से ही फिर डॉक्टर भी डिसाइड करते हैं कि डिलीवरी कब करानी है, आपकी इमीडिएट डिलीवरी करवानी है या थोड़ा और वेट करते हैं कि हो सकता है दवाई के थ्रू आपकी वैल्यूज डाउन हो जाए। तो ये सब डॉक्टर जो है आपको अच्छे से क्लियर बता देंगे। तो यहाँ पे आपको पता चल ही गया है कि लिवर टेस्ट कितना ज़रूरी होता है। लिवर फंक्शन जब हमारा अंदर से प्रॉपरली वर्क नहीं हो पाता है तो ये बाहर निकल कर आती है, और बाहर निकल कर आती है ये प्रॉब्लम किससे, ईचिंग के रूप में निकल कर आती है। ये प्रॉब्लम बहुत ईचिंग आपको फील होती है। तो लीवर जो टेस्ट होते हैं इसमें कई चीज़ें पता चल जाती हैं, जैसे कि आपको मैंने बता ही दिया है। इसमें आपको जॉन्डिस है या नहीं है ये पता चलता है, लीवर में कैंसर है या नहीं है ये पता चलता है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है या नहीं है ये भी पता चलता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें एलएफटी टेस्ट के थ्रू पता चलती है। जो मेरा केएफटी टेस्ट हुआ था उसमें जो पैरामीटर्स थे वो सब नॉर्मल थे, उसमें कोई पैरामीटर्स ज़्यादा ऊपर नहीं हुए थे। बट जो मेरा एलएफटी टेस्ट था उसमें जो पैरामीटर थे एसजीओटी एंड एसजीपीटी के वो थोड़े हाई हो गए थे। तो इस वजह से डॉक्टर ने मुझे टाइम पहले डिलीवरी की डेट दे दी थी। एंड जो ये एलएफटी टेस्ट है, अगर आप एलएफटी टेस्ट कराने जा रहे हो तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि ये बिना खाए ये टेस्ट होगा या खाकर ये टेस्ट किया जा सकता है। ये टेस्ट को आप कभी भी करा सकते हो, इससे खाने का कोई लेन देन नहीं है। आप खाकर भी ये टेस्ट करा सकते हो, अगर आपने खाना नहीं खाया तो भी आप ये टेस्ट करा सकते हो। तो इसमें भूखे रहने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और इस टेस्ट का प्राइस भी हर एरिया का अलग अलग होता है। और जहाँ से मैंने ये टेस्ट कराया था तो मैंने 2-3 जगह जो थे इस टेस्ट के प्राइस पता करे थे। तो किसी इसमें ये 700 प्राइस था, किसी में 800 था, किसी में 500 था। तो एंड में मैं 500 वाले में ही गई थी और 500 में ही मैंने ये टेस्ट करवाया था। और उसमें वैल्यूज़ जो थी ये सब निकल कर आई, जो कि मैंने आपको रिपोर्ट के थ्रू दिखा दी है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। आशा करती हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आपको थोड़ी हेल्प मिली हो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपनी डिलीवरी के एक्सपीरियंस के बारे में बताऊँगी कि नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन डिलीवरी मेरी दोनों में से कौन सी डिलीवरी हुई थी, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। और नॉर्मल डिलीवरी के लिए जब डॉक्टर ने मुझे बोला था तो किस रीज़न से सी सेक्शन की तरफ जाना पड़ा, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताऊंगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है और इस वीडियो से आपको थोड़ी सी जैसे भी हेल्प मिलती है ना, तो आप मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें एंड बाय बाय, टेक केयर।